अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओवर द फेंस। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है मुल्क में इस वक्त, और जनूबी पंजाब से लेकर अंदरून सिंध और बलूचिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। और इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, बेयार और मददगार खुले आसमान हैं, उनकी आओ पुकार शायद हुक्मरान इत्तेहाद और ऐवानों तक नहीं पहुँच पा रही। और इस वक्त वो ज़रूरतमंद हैं, उन्हें शेल्टर्स की ज़रूरत है, उन्हें रेस्क्यू की ज़रूरत है, उन्हें रिहेबिलिटेशन के अमल से उन्होंने आगे गुजरना होगा। बागात तबाह हो गए, माल मवेशी बह गए, बचा कुचा सामान भी बह गया। और एक मरतबा फिर एक अलमिया और एक अफसोसनाक सूरत हाल, जो कि मैं कहने से कासिर हूँ, बहुत कोशिश करूँगा कि अपने अल्फाज के चुनाव में बहुत एहतियात बरतने की कोशिश में करूँगा कि हमारे मुखय्यर हजरात इस दफ़ा क्यों नहीं नज़र आ रहे। हमारे मुखय्यर हजरात जो हमेशा से किसी भी फ्लड, डिज़ास्टर, अर्थक्वेक की किसी तरह की हंगामी सूरत हाल में सफ़े अव्वल पे दिखाई देते थे, आज वो सोशल एक्टिविस्ट जो बार बार सोशल मीडिया पे सोशल एक्टिविज़म के दावे करते रहे, आज वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने फलाही और इस्लाही इदारों का लिबादा ओढ़ा हुआ है, आज वो भी उनकी एक मुजरिमाना खामोशी भी नज़र आ रही है। लेकिन बहैसियत सोसाइटी हम किस तरफ जा रहे हैं, ये भी बात करेंगे। जूं जूं मानसून की बारिशों में शिद्दत आ रही है, इसी तरह गिरफ्तारियों में भी शिद्दत आ रही है। गिरफ्तारियों का सीज़न है, आओ रोक सको तो रोक लो, तब्दीली लाएंगे, ज़रूर ला के दिखाएंगे। उनके सितारे गर्दिश में नहीं है, बल्कि मुझे वक्ती तौर पर फ़िलहाल बादी नज़र हुकूमत के सितारे गर्दिश में नज़र आ रहे हैं, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि जो उनकी ख्वाहिश थी और बिलखुसूस राना सनाउल्लाह की जो ख्वाब थे, आज तो वो चकनाचूर हो गए। और तौहीन अदालत की कार्रवाई का सिलसिला भी एक तरफ है, लेकिन शहबाज गिल को 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया। राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश थी, बल्कि हुकूमत की ख्वाहिश थी कि मज़ीद रिमांड हासिल किया जा सके। अब इसके कानूनी कुछ पहलू हैं, उसे भी ज़ेर बहस लाएंगे। दूसरी जानिब एक और तलवार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 31 अगस्त को इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत और वकील के ज़रिए तलब कर लिया है। इतलात हम तक ये मौसूल हो रही हैं कि खान साहब खुद पेश होने जा रहे हैं, खुद अपेयर होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने भी इंदिया दे दिया कि जो ये 3 दिन का राहदारी रिमांड था, अगर हमारे आर्गूमेंट अदालत ने एक्सेप्ट कर लिए तो हम खान साहब को वहीं पर गिरफ्तार करेंगे, हमारी मजबूरी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके दोस्त, साथी, हम नवाला, हम प्याला और जज्बाती, नज़रियाती, हादसाती सब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, वो कहते हैं आओ हाथ टच करके दिखाओ, गिरफ्तार करके दिखाओ खान साहब को। लेकिन अब तक वो कामयाबी नज़र आ रहे हैं। कुछ नहीं कर सकी हुकूमत, महज दावे करती रही। आधी रात तक फैसला नहीं हो रहा था कौन गिरफ्तार करे, आसिफ अली जरदारी भी। लेकिन ओवरऑल ये सूरत हाल पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की जानिब बड़ी तेज़ी से बढ़ा रही है। IMF मज़ीद पाकिस्तान को उलझनों में डाल रहा है और मुख्तलिफ कंडीशंस लगा रहा है। और इलेक्शन कमीशन की तौहीन अदालत का और इलेक्शन कमीशन के जैसे एक आइनी इदारे पर और उसके आइनी इदारे के सरबराह के लिए जो तौहीन आमेज़ और रतक आमेज़ रवैया इख्तियार किया गया और जिस तरीके से उनकी हद तक की गई, उस पर भी नोटिस लिया गया है और उसमें भी तलबी हुई है। ये तमाम तर सूरत हाल को ज़ेर बहस लाएंगे। फ्लड डेफिनेटली हमारा एक कौमी सानिया है, अलमिया है, इस पर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रुखसाना नवीद, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी भी आप रही हैं और मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। कंवर दिलशाद साहब, हरदिल अजीज़ आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। तमाम तर प्रिडिक्शन आपकी सही साबित हुई हैं, हमारे शोज़ में भी जो आपने कही हैं और मुख्तलिफ निजी टीवीज़ के साथ आपने जो गुफ्तगू की है, उसमें जो आपकी गुफ्तगू के इक़्तिबासात थे वो हर्फ व हर्फ हमने इम्प्लीमेंट होते हुए देखे। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका। कंवर दिलशाद साहब, गुफ्तगू का आगाज भी आपसे ही करते हैं। मैं रुखसाना नवीद साहिबा से एक सियासी पहलू है उस पर बात करूंगा। ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने 31 अगस्त को खान साहब को तलब कर लिया है। तौहीन अदालत एक नया प्रेसिडेंट सेट, या माजी में भी शायद एक ऐसी कोई प्रैक्टिस हुई हो जो मुझे याद नहीं पड़ती, कि हाई कोर्ट ने अज खुद नोटिस किया हो तौहीन अदालत का, और फिर उसके बाद इलेक्शन उसके अलावा उन्होंने फिर बाकायदा तौर पर इसकी कार्रवाई भी शुरू कर दी है और चीफ जस्टिस को एक खत भी लिख दिया जिसमें फुल कोर्ट की इस्तदा भी की गई है। आप क्या समझते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन खान साहब को अपनी डोमेन में, और क्या इलेक्शन कमीशन की वो डोमेन है कि वो इन्हें नाअहल कर सकता है, डी सीट कर सकता है या कोई पनिश कर सकता है? देखो, इसके दो पहलू आप बयान कर रहे हैं ना।
पहली यह है कि 30 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उसके बाद असद उमर और फवाद चौधरी को जो है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामला के लिए बरकत किया हुआ है, खुद आ जाए या अपने वकला के जरिए आ जाए। ये है 30 अगस्त का। दूसरा हवाला दे रहे हैं 31 अगस्त को है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन इसमें सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ पहले बात कर लेते हैं, बाद में इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा दे देंगे आपको। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने का जो फुल बेंच 4 जजों पर मुश्तमिल जो है सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही जो है वही मुकाम है आईनी और कानूनी तौर पर। तो वो उनको जो तलब किया गया है उसमें उन्होंने जिस अंदाज से हमें जो मौजूदा जजों के जो रिमार्क्स पढ़ रहे हैं कि एक महतायत जज के बारे में रिमार्क्स नहीं है, एक खातून जज की रिमार्क्स नहीं है, ये पूरा जुडिशल सिस्टम को जमीन बोस कर दिया गया है। पूरा सिस्टम जो है जुडिशल का वो खतरे की जद में आ गया है। तो ये इस लिहाज से जो रिमार्क्स हम देख रहे हैं तो वो तो बड़ी अहमियत का हामिल है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका जो तौहीन अदालत का जो सेक्शन जो है ऑर्डिनेंस 2003 का सेक्शन 7 है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई तौहीन हो जाती है जज हज़रात की या कोर्ट में आ जाते हैं तो उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनको नाहिल करार दे सकती है। और वो नाहिल जो होता है वो 5 साल के लिए उनके पास इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आकर वो माफ़ी नामा पेश करेंगे और माफ़ी तक जो है वो तस्लीम ना करें, उसको दरगुदर करते हैं, तो फिर वो इमरान खान साहब जो है ख़तरे की हद में आ जाते हैं और ख़तरे की घंटी बज रही है। इसके साथ साथ आपने इशारा दिया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वही जो है हमारा जो ऑर्डिनेंस 2003 का जो सेक्शन 3 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से दिया जाता है वही इख्तियारात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजों को हजरात को हासिल हैं वही इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास हैं कि वो भी जब अपने जो तमाम चार्जशीट, पहली बात ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। अब इलेक्शन कमीशन जो तलब किया वो नोटिस जारी किया, नोटिस जारी करने के बाद फिर वो शोकाज देंगे, शोकाज के बाद वो चार्जशीट करेंगे, चार्जशीट के बाद जाके वो आखिरी मंथ के एग्जाम तक पहुंचना पड़ता है। इमीडिएटली ये नहीं है कि 30 अगस्त को 31 अगस्त को नहीं होना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अभी नोटिस जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शोकाज का नोटिस है, इसके बाद वो उसके चार्जशीट करेंगे और चार्जशीट करने के बाद वो सजा देंगे। अगर चार्जशीट के डिबेट में आ जाते हैं इमरान खान साहब तो फिर आप समझें कि वो नाहलियत के बहुत करीब पहुंच गए। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन की नौयत के हवाले से एक बात करते हैं, क्योंकि एक नया प्रेसिडेंट सेट हुआ पाकिस्तान की तारीख में, कैसे कभी शायद ऐसा ना हुआ हो कि 3 मरतबा जो मुंतखब हुए वजीर आजम नवाज शरीफ उनको ताहयात नाअहल कर दिया गया और ताहयात नाअहली के साथ जो उसका ग्राउंड बनाया गया, जो कि आज भी उस पर डेफिनेटली अब तो वो फैसला आ चुका है तो उस पर क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है। तो नौयत यहां पे कुछ ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है खान साहब की, और बड़ी शिद्दत और बहुत ही इमोशनल अंदाज में एक ऐसा अमल उनसे हो गया है। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये तो ज्यादा सख्त नौयत का फैसला इसकी एक्सपेक्टेशन है। सबसे सख्त जो मामला जो है दोनों की तरफ बढ़ते हैं हम। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ये कहा है कि इनके रिमार्क से पूरा जुडिशल सिस्टम का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। अब तमाम महतायत जजों में ये महसूस कर लेगा हमने किसी पार्टी के खिलाफ फैसला दिया तो हमें इसी तरह की धमकियाँ मिलेंगी। ये तो बहुत बड़ा अहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। लेकिन जो आप फरमा रहे हैं ताहयात के बारे में, इस कंटेक्ट में जो आता है, कंटेक्ट में बारे में सजा 5 साल की होती है, जैसे नियाल हाशमी, तलाल चौधरी और इस तरह दानियाल अजीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी तरह के रिमार्क्स पर 5 साल के लिए नाअहल करार दिया था। अब बाकी रह गया नवाज शरीफ के हवाले से, वो है एक इंतखाबी कागजात नामजदगी के हलफनामे में उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए, तो उनको उन्होंने ताहयात नाअहल करार दे दिया। वो आएगा आपका इलेक्शन कमीशन स्पीकर की तरफ जो रेफरेंस आया हुआ है स्पीकर की तरफ से। अच्छा, वो सर जी तोशा खाना जो है उसका मामला, तोशा खाना के हवाले से जो रेफरेंस आया था स्पीकर का वो तो वापस कर दिया गया है। नहीं वो वापस नहीं किया। वो 6 एकदम ये कहां पर उलझन बड़ी पैदा हो रही है, मैं भी बड़ा हैरान हो गया था। वो एक उन्होंने ये कि एक तो स्पीकर की तरफ से आ गया, एक इन्होंने के भी 4-5 मेंबर थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे दी कि जनाब ये हमारा जो है
ये भी केस उन्होंने कहा जी हमारे पास तो ऑलरेडी स्पीकर आया हुआ है, स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से, हम उस पर जाएंगे तो आपका, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने वो एक इंडिविजुअल की तरफ से 6 आदमियों ने अपने स्कोरिंग करने के लिए, मीडिया में आने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये रेफरेंस दाखिल कराया था, वो उन्होंने खारिज कर दिया, वापस कर दिया। असली जो स्पीकर कौमी असेंबली का वो तो फैसला 3 सितंबर को है, उसकी जो डेट बट दे दी गई है 3 सितंबर डेट है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जाएगा। मैं कंवर साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ, दोबारा आता हूँ। रुखसाना नवीद साहिबा, ये बताइएगा कि अब तो एक कानूनी पहलू था जिसपे मैं कंवर दिलशाद साहब से मैंने बात की, इलेक्शन कमीशन की डोमेन से लेकर पनिशमेंट किस तरह की हो सकती है। ये क्या हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? आप लोगों ने इस मुल्क को दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जाना था, आपने इसके बच्चों को तालीम देनी थी, इनके बच्चों को ये तालीम सिखा रहे हैं कि तोड़ दो, जलाओ, गिराओ, अदालतों को ना मानो, गालम गलोच करो, जिसे चाहे अदालत को आप रगड़ा दे दो, जिस जज को चाहे आप लोग रगड़ा दे दो। मतलब ये इस तरह की सियासत, यही दावा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें सजाद, हमारा बिल्कुल ये कोई एजेंडा नहीं था, हमारी कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं थी जिस पे इस तरफ चीज़ें चल गई हैं, चल पड़ी हैं। उनको देखते हुए रोज़ाना की बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि चीज़ें तब्दील भी हो रही हैं और इंशाल्लाह देखिएगा ये बेहतरी की तरफ सेटल डाउन होंगी। ये पज़ल इस वक्त उखड़ा हुआ है, इसको वापस अल्लाह करे कि सही जगह पे सारी सेट हो जाएं। हमें कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। हमारा चेयरमैन हमारा बिल्कुल जी वो सच बोलने वाला, सही खड़ा होने वाला, उसने अदालत ने भी बुलाया। परेशानी नहीं है तो फिर हमें पावर कॉरिडोर्स की तरफ ज़हन जाता है हमारा। नहीं देखिए कोई परेशानी नहीं है, वो भी सोच रहे हैं कि मुल्क को किस तरह इस वक्त जो हालात बन गए हैं इनको अब किस तरह हैंडल करना है। अब वो इस तरफ सोच रहे हैं कि इसको बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाना है। वरना तो आप देख रहे हैं कि अवाम जिस तरह से निकली हुई है और वो अपने पूरी तरह से तैयार है कि अब जो भी आ जाए। अवाम है ना, इस अवाम का थोड़ा सा माजी भी याद तो करवाता चलूँ। ये भुट्टो की फांसी पे भी निकले थे, ये ज़रब मोमिन ज़रब हक ज़ियाउल हक पर भी निकले थे, ये कौम जो है फातिमा जिन्ना के लिए भी निकली थी, ये कौम नवाज शरीफ के लिए भी निकली थी, ये कौम आसिफ अली जरदारी के लिए भी निकली थी। ये दाल में तड़के वाली कौम है। आई एम स्टार्टिंग विद माई सेल्फ, मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा। जब दाल में तड़का जो होता है ना उसका अपना जोश खत्म हो जाता है तो फिर वही बुड़बुड़ होना शुरू हो जाएगा। तो वही जब आप लोगों के राज सारे खुल जाएंगे, आवाम के सामने मामलात आ जाएंगे तो फिर बहुत तब्दील हो गया, तब से अब तक बहुत चीज़ें तब्दील हो गई हैं, हिप्नोटाइज कर दिया है। अब ये हर तरह की अवाम निकली हुई है। अब जैसे भुट्टो के ज़माने में था कि रोटी कपड़ा मकान, वो अवाम निकली थी। अब पढ़ी लिखी और हर तबके से अवाम निकल रही है जिसको ये समझ में आ गई हैं कि चीज़ें, हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, बाकी हमारे साथ के मुल्क सब तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। तो समझ में आ गए, समझ आ गई है। हमें अफ़ाम तफ़हीम का ही पता नहीं है, हमें कंसेंसस का ही पता नहीं है। हम बोलते हैं कि भाई हम अगर इक़्तिदार में हैं तो सब अच्छा है, अगर कोई भी इक़्तिदार में आ जाता है, चोर है, डाकू है, लुटेर है, अब काफिली हमारे पास आ जाए वो अच्छी हो गई। देखिए ना, ये मैडम, ये इस बात का तो कम से कम जवाब कोई नहीं है ना कि जो आपकी जमात में आ जाए वो पाक पुरसा हो जाता है, नहीं ऐसी वो आबे ज़मज़म से नहा लेता है, ऐसी भी और कोई बात आपकी जमात से हट के अब वो एमक्यूएम वाले जो है वो भी पता नहीं गद्दार हो गए होंगे। अब तक मुझे तो खैर नहीं पता उनका क्या लेवल लगा, हमारे साथ वो बैठे हैं, हमें पता है कि कोई गद्दार नहीं है। वो शाहज़ैन बेचारा जो है उस पर भी आप लोगों ने कोई निशान लगा दिया होगा कि वो कोई नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया। जो हमारे साथ आए हमने कोई किसी के ऊपर निशान नहीं लगाया, मगर जो गलत फैसले हुए, गलत चीज़ें चली हैं, उनको तो कहीं ना कहीं तो करेक्ट करना है ना। अब वक्त आया हुआ है, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जा भी रही हैं और हो भी जाएंगी करेक्ट। चेयरमैन ने संभाल लेना है। के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है? ये शहबाज गिल के लिए पूरा पाकिस्तान को तहस नहस, और ये तोहीन अदालत लगवा के बैठ गए। क्या राज है शहबाज गिल के पास? वो देखें, एक टेम्पो बिल्ट हुआ था, शहबाज गिल का बीच में केस आ गया, अवाम ने कहा कि आप लोग निकल नहीं रहे, हालांकि हम चाह रहे थे कि ठीक है उसके ऊपर जो इस वक्त मुश्किल आई हुई है उसको ये ख़ुद से एड्रेस करनी चाहिए अपनी चीज़ें। मगर अवाम का भी एक वो था हमें प्रेशर कि आप निकल क्यों नहीं रहे, उसके लिए कर क्यों नहीं रहे कुछ। तो हमने वो सोचा कि इस चीज़ को हमें एड्रेस करना चाहिए, शायद हम लोग नहीं कर पाए जो कि करना चाहिए था। अच्छा, अगर लेट्स सपोज जिस तरह कंवर दिलशाद साहब ने भी ये बात कही कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ता है, ये तौहीन अदालत की जद में आ जाते हैं, बज़ाहिर मुर्तकिब हुए हैं, वो बादियुन नज़र भी हुए हैं, बल्कि अदालती रिमार्क्स भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि खान साहब ने तू तरा ओए करके वही जो हमेशा वो जलसा करते होते हैं, उन्होंने एक दफ़ा रगड़ा देने की कोशिश की दोबारा से। तो अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं या कोई पनिशमेंट होती है तो ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है जी, ये भी कोई साजिश ना हो जाए फिर?
नहीं, हमारी अपनी कोशिश तो पूरी होगी कि इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से लेके चलें। हमारे माशाल्लाह लॉयर्स बहुत अच्छे हैं गाइड करने वाले, और खान साहब ख़ुद एक सच्चा इंसान है ना, वो गलत काम कभी भी नहीं सोचेगा, जाके अदालत में भी खड़ा होके वो सही कहेगा, माजरत भी कर लेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं आपसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब भी मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और कानूनी मामलात, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो खान साहब के गिर्द घेरा तंग हुआ हुआ है, कानूनी घेरा तंग हो रहा है, और खान साहब का जो लबो लहजा है उसमें गैर पार्लिमानी गुफ्तगू का एक अंसर उनके लिए ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर रहा है। कंवर दिलशाद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। एक तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ डेफिनेटली आप एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर अंदाज से बता सकते हैं, हम तो तालिब इल्म हैं कानून के। एक तरफ 3 रोज़ा राहदारी रिमांड हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसी मुकदमे में तौहीन अदालत का और नोटिस शोकाज बजरिया बनीगाला थाना, तो तीसरी जानिब हकीम राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के लिए फुर्तियां। तो मामला तो मुझे बड़ा काफी कंफ्यूज लग रहा है, पॉलिटिकल काफी पॉलिटिसाइज तो हो चुका है, लेकिन कानूनी तौर पर क्या रियासत अपनी रिट बहाल करने के लिए कोई अटेम्प्ट कर सकती है अगर खान साहब की बेल ना हो और उनको ये 3 दिन से ज्यादा ना मिले? नहीं, रियासत का तहफ़्फ़ुज़ तो हमारी अदलिया करेंगी। सबसे बड़ी अहम बात यह कि 25 तारीख को जो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जो इमरान खान के खिलाफ केस बनाया, वो अगर आप अपनी लैंग्वेज में देखें, कानून की लैंग्वेज में देखें, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में देखें, वो दुरुस्त नहीं। वो मसला होता है कि आपने कोई दहशतगर्दी कर दी है, कहीं आपने 2-4 बम का इस्तेमाल कर दिया है, तो लफाजों में जो होता है ना, उन्होंने कहा, उन्होंने IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद के बारे में इस्तेमाल की लफ्ज़, वो दहशतगर्दी के नशे तरीके कार में नहीं आते। ये हमारी अदलिया ने भी देखना है। ये तो महज उन्हें एक पोलिटिकल स्कोरिंग हासिल की है। असली बात दहशतगर्दी के तो मसाले कुछ और होती है, इससे इसका कार्य कुछ और होता है। ये अब हाँ, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने गलती की, वो एक खातून जज के बारे में जो रिमार्क्स दिए, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया, वो दुरुस्त किया, उन्होंने अपने पास पर वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो इंसदाद दहशतगर्दी का मामला है, उसको अगर कानून की नज़र में देखा जाए तो वो नहीं, वो दहशतगर्दी के ज़िम्मे में नहीं आते। कल उनको जमानत हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। वक्त ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब जो है वज़ीर दाखिला है, उनमें और हमारे जो साबिक थे वज़ीर दाखिला पर शेख रशीद में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों इसी तरह की बातें करते रहते थे। वो भी कहते थे मैं चीखें निकाल दूंगा, मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा। वो कौन सी चीखें निकल गई, कौन से नेस्तनाबूद हो गए, सब इतनी बैठे हुए इस्लामाबाद में। तो इसी तरह हमारे दोस्त हैं, हमारी बरादरी की भी है बदकिस्मती से, तो वो बात यह है कि उस तरह की बातें करके हुकूमत को वो बाकायदा एक खास ले आते हैं, मुश्किलात में घेर लेते हैं। इस तरह की अगर बातें वो नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो अपने वज़ीर दाखिला की हैसियत का बड़ा स्टेटस है। हुकूमत पाकिस्तान की रेट को बरकरार रखने की जिम्मेदारी वज़ीर दाखिला के पास होती है। तो वो अगर इस तरह से बातें करेंगे, जी मैं गिरफ्तार कर दूंगा, मैं बनी गला पहुंच दूंगा, ये बात दुरुस्त नहीं है। निश्चित ठीक है, हम तनकीद भी करते हैं इमरान खान पर, उनकी गलतियां भी बताते रहते हैं आपके पोस्टान के जरिए, लेकिन यहाँ वो इसका केस नहीं बनता। हाँ, केस बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो उनकी नाअहली का केस भी है। उसके बाद वो रेफर जो है स्पीकर का बहुत अहम केस है, उसमें भी नाअहली का खतरा है। इसी तरह से जो फॉरेन फंडिंग है, मुआ फंडिंग है, वो जब्त हो जाएगी तो पार्टी खतरे में पड़ जाएगी। ये सारे मसाइल तो हैं, इलेक्शन के पाकिस्तान के पास ही मौजूद है। 4 केसेस लेकिन नहीं कंवर साहब, एक आप एज ए माहिर, आप साबिक सेक्रेटरी भी रह चुके बज़ाहिर, जी आप पूरी करें बात। नहीं, मैं अर्ज कर दिया, मैंने कहा वो इंसदाद दहशतगर्दी का केस नहीं बनता है ऊपर। वो उन्होंने जिसने वो समरी पर दस्तखत किए, उसने अपना विजिटर में इख्तियार नहीं किया, उसने अपनी दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया। इसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी के बड़े खास तरीक़ेकार होता है, उसका तरीक़ेकार है, उसका उसके मुताबिक होता है। ये लफ्ज़ों में कह दिया IG और DIG को बुरा भला कह दिया, तो इससे तो इंसदाद दहशतगर्दी नहीं होती। हाँ, खातून जज के बारे में कहा, वो केस चल गया उनके खिलाफ, वो बहुत अहम केस चल गया, उसमें उनकी नहायत का खतरा ही पैदा हो गया। लेकिन ये तो इंसदाद दहशतगर्दी केस बनता ही नहीं था। अच्छा, तो इसमें कंवर दिलशाद साहब जान की पनाह भी मांगूं, और क्योंकि मामला सब जोड़िस भी है, लेकिन कुछ माजी के तल्ख तजर्बात का जिक्र भी यहाँ पे करना ज़रूरी है। एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुआ करती थी 2000 के अशरे में भी बहुत यूज़ हुई, अगर आपको याद हो, जिसे हम जुडिशल रिलीफ कहा करते थे। बज़ाहिर कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ये समझते हैं, इस तरह के तबसरा निगार भी ये समझते हैं कि इस वक्त खान साहब के लिए
माहौल बड़ा साजगार है, क्योंकि एक तरफ जो है नॉन बेलेबल फेंस लगा के गिरफ्तारी का ऑर्डर हो गया, सब कुछ हो गया, फिर उनको 3 रोजा जो है वो मिल गया, राहदारी रिमांड भी मिल गया, और ये जो अज खुद नोटिस लिया गया है हाई कोर्ट की जानिब से, 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है, अगर तो ये मामला सेटल हो जाता है, वो गैर मशरूत जो है वो माफी मांग लेते हैं, तो फिर तो हुकूमत फिर देखती रह जाएगी यहाँ पे भी। और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो हमें एक जिन बहू की तरह डराता रहा कि जी बस पीटीआई तो गई, पीटीआई तो और चढ़ती आ रही है, हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करती आ रही है। खान साहब की सितारे गर्दिश में नहीं है मेरे ख्याल में सर। नहीं देखें, दुरुस्त आपका तजिया दुरुस्त जा रहा है, लेकिन सब इदारों ने अब अपने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते हैं। उसमें सबसे बड़ी अहम बात जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये सबसे जो गलती इमरान खान बार बार कर रहे हैं, उनके चंद ऐसे वकला हैं, मैं हैरान हो गया कि कल कोई अदालती उन्होंने कोई रेफरेंस किया आदलिया कॉन्फ्रेंस के हवाले में, जो उनके वकला ने जो तकरीरें की, तो मैंने मैसेज भेजा उनके खास दोस्त के जरिए इमरान खान को। मैंने कहा कि मैं ठीक है, हमारे सब साथ ताल्लुकात है, हमारे साथ किसी की मुखालफत नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि जनाब जिन लोगों ने आपके सेमिनार में तकरीरें की है, उसमें चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत पर मिठाइयाँ तकसीम की थी। जी जी। तो आज वो आपको बंद गली में खड़ा कर रहे हैं, आपको मशवरा दे रहे हैं, जी कोई वैल्यू नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैंने रुखसाना साहिबा से यही बगड़े डालने का पूछा था इस कौम का। तो मैं ये कह रहा हूँ उनको भी अपने अक्ल और दानिश में इमरान खान को भी चाहिए, ठीक है, वो अच्छे दोस्तों से मशवरा करें जो उनके लायर्स हैं। ये जो प्रोफेशनल लायर जो मुख्तलिफ पार्टियों से आ जाते हैं अपने नंबर बनाने के लिए, तो वो गलत रास्ते बता रहे हैं कि जब कुछ भी नहीं होना, आपको इलेक्शन केस में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, ये केस की वजह से रद्दी टोकरी फेंकने वाली बातें, ये वही लोग हैं जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर मिठाइयाँ तकसीम की थी। तो ये इसी तरह से ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मामला बड़ा सीरियस है। अब ये दहशतगर्दी वाला मामला कोई वैल्यू रखता, असल मामला इलेक्शन पाकिस्तान के पास है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है, और जो इलेक्शन कमीशन का जो हमारी दोस्त बैठी है मोहतरमा रुखसाना साहिबा बैठी हैं, तो मैं उनसे कहूँगा जो नोटिस जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को, असद उमर को और फवाद चौधरी को, वो नोटिस पढ़ लें आप। उस नोटिस में वो जो गालियां दी है ना इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को, वो गालियां हम यहाँ रिपीट नहीं कर सकते। वो इलेक्शन कमीशन ने अपने चार्जशीट में या अपने शोकाज नोटिस में वो जिक्र कर दिया, ये आपने गालियां निकाली है, ये वीडियो है जो पेवरा ने दी है, ये ऑडियो है जो पेवरा ने दी है, और ये प्रिंट मीडिया के अखबारात में छपी है, ये हम साथ लगा रहे हैं। अब भला ये बताइए, इतनी गालियां देने के बाद वो इमरान खान साहब अपनी सफाई में क्या कहेंगे, जी मैं तो गाली देने का मुझे तो अथॉरिटी मिली, जो आइन कानून दी थी, क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखा जब ये जो बातें आप इस तरह ही करेंगे, तो फिर उन्होंने सेक्शन 17 के तहत जो हमारा 2003 का जो ऑर्डिनेंस है उसमें लिखा हुआ है कि आप उनको 5 साल के लिए सजा दे सकते हैं। यही गालियाँ इसी तरह की तलाल चौधरी ने निकाली थी, नियाल हाशमी ने निकाली थी और दानियाल अजीज ने निकाली थी। तो उन्होंने कहा था ये उसके समंदर क्या बुत है, ये बुत खाने के बुतों को गिरा दो, सोमनाथ के बुतों को गिरा दो, इस तरह की बातें की थी इन्होंने इशारत जजों के बारे में। वो सारे 5-5 साल के नाइल हुए। तो ये जो उनको गालियां निकाली हैं, और मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं रोजाना भी बुलवा सकता हूँ, वो गालियां दी हुई हैं और जो नोटिस जारी किया गया है उसमें क्या वो जवाब देंगे? ये बात बड़ी सीरियस है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपील मतलब ये गैर पार्लिमानी से कंवर दिलशाद साहब, बात गैर पार्लिमानी से आगे बढ़ी। रुखसाना नवीद साहिबा, ये रियासत मदीना कायद आज़म मेरा लीडर है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसालें देने वाला, ओ तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये सुल्ताना डाकू वाला मामला, जान की पनाह मांगूं क्योंकि सोशल मीडिया पर मेरे पीछे भी पड़ जाएंगे साथी आप लोगों के बड़े जो हैं एग्रेसिव किया हुआ है आप लोगों ने। पता नहीं, हम तो अभी तनकीद करते हुए भी डरते हैं, पता नहीं हमारी क्या हालत दुर्गत ना बना दें कहीं, पता चले कंवर दिलशाद साहब भी मेरे लिए तर्जिया पेश कर रहे हो, मेरा चैनल भी कर रहा हो। ये बताएं, क्योंकि हालत आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ऐसी कर रही है, आप पोलराइजेशन की तरफ सोसाइटी को लेके जा रहे हैं, गाली गलोच। आप अपना काम करें, परफॉर्मेंस दिखाएं। ये हीरो बनने के लिए क्या मतलब ख्वाम अदारों को सबको लपेट में ले लेना? नहीं, देखिए बसद एहतराम मेरी बड़ी बहन है, जो हमारी पार्टी के साथ इस वक्त जनरल पब्लिक अटैच्ड है या पार्टी के जो लोग हैं वो इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, वो इस वक्त जलसों में कोई इस तरह की लफाजी जो खान साहब कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें भी उस पर सफाइयाँ पेश करनी पड़ती हैं, और चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, माफ़ी भी मांगी जा सकती है। कारकुनों की बात छोड़ें, अब देखिए
सलीम साफ़ी इंतहाई मोतबर मेरा साथी भी है, दोस्त भी है, हमारे कुलीग भी हैं, हम सब जितने भी जर्नलिस्ट हैं, यानी सलीम जो है वो लिफाफी है। बाकी मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो जो आप लोगों के लिए काम करते हैं वो हीरो बन जाते हैं। वो तो जनाब वो उनके लिए जो सॉन्ग वॉन्ग अभी पता नहीं सोशल मीडिया पे आप लोगों के फाइनेंसर बड़े स्ट्रांग हैं, उनकी विजुअल्स भी बड़े अच्छे होते हैं। हमारी सोच है, ये हमारी सोच है। सलीम साफ़ी का नाम बिगाड़ना, लोगों के नाम बिगाड़ना, नहीं वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। खातून के साथ ये रवैया इख्तियार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये मैं बता रही हूँ आपको कि पार्टी में भी ये चीजें पसंद नहीं, वर्कर नहीं लीडर कह रहे हैं ये। वही मैं कह रही हूँ ना कि बेशक लीडर भी कह रहे हैं, मगर वो उस वक्त जलसे में इस तरह से जो चीज़ें निकल जाती हैं मुंह से, स्लिप ऑफ टंग जिसको कहते हैं, वो चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, खान साहब से ये अगर गलती हुई है तो वो उसकी माफ़ी भी मांगेंगे और वापस इंशाल्लाह चीज़ें ठीक आ जाएंगी। वापस फरिया इदरीस के शो में उन्होंने ये बातें की हैं साहब। वैसे रुखसाना साहबा, मैं आई रियली अप्रिशिएट यू। गलत को गलत कहना भी एक सदका जारी और एक इबादत है कि अगर आप गलत को गलत भी कह रही हैं, डेफिनेटली हमें असर नौ अपनी अखलाकियात का जायज़ा लेना पड़ता है, लेना चाहिए भी। बाज़ औक़ात अपनी गुफ्तार में और अल्फाज के चुनाव में हम एहतियात नहीं बरतते और बेजा इस तरह के जुमलों का इंतखाब करते हैं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। तो एक बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमाने कि तुम बुरे को भी बुरा ना कहो, काफिर को भी काफिर ना कहो। तो यानी फिर ये रियासत मदीना को छोड़ देना, वो लिबरल और वो परवेज मुशर्रफ वाली मॉडरेशन वगैरह, उसी पे आप लोग आ जाएं जो आप लोगों की पार्टी करती है। नहीं, अल्टीमेटली हमने रियासत मदीना की तरफ ही जाना है, चीजों को हमने कभी लब्बैक या रसूलुल्लाह वाला आप लोग उधर वो इस्तेमाल करते हैं, फिर वो खात्मे क्या बोलते हैं, खादमे, मैं भूल भी गया, नहीं वो हमारे एक खादिम थे ना, वो प्रोड्यूसर साहब, वो खत्मे नबूवत, वो शेख साहब पिंडी वाले, वो शेख रशीद साहब, वो चाइना जाके बैठ जाते हैं। यानी कभी मजहब कार्ड इस्तेमाल करें, कभी पब्लिक सेंटीमेंट इस्तेमाल करें, कभी आप उधर से जो है हजरत ईसा का किस्सा छेड़ दें, फिर कान में आके दे दें, मजहबी टच दे दें। ये कौम की पब्लिक सेंटीमेंट और उनके इमोशंस के साथ खेलना भी तो ज्यादती है ना मैडम। नहीं, आप बिल्कुल, ये आपकी अपनी राय है, मैं सवाल है मैडम, राय नहीं है। नहीं, आपकी राय है ये जो आप कह रहे हैं इस वक्त। जाहिर है वो जो आपके कॉलीग्स भी हैं वो भी हर तरह की सोच रखने वाले हैं, मगर हमने बेहतरी की तरफ अगर जाना है तो चीज़ों को कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये चीज़ों को लेके चलते हुए इंशाल्लाह बेहतरीन स्लॉट्स में इनको हमने सेट करना है। वो इसी तरह से सेट हो सकता है कि हम जो इर्द गिर्द अपने कल्चर देख रहे हैं और अवाम देख रहे हैं, इन चीज़ों को सबको किस तरह से हमने बैलेंस करके चलना है। में मैं आपको शवाहिद के साथ बताऊंगा मैडम, ये कंवर दिलशाद साहब भी सुन रहे हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मफादात, अपने लोगों को इदारों के अंदर खपाना, पुराने यारों को नवाजना, मतलब ये सब कुछ आप लोगों ने 3.5 साल किया। आप लोगों ने हमारे पार्टी के सब लोग बाहर बैठे हुए हैं जो पार्टी में हमेशा से हैं, बहुत पुराने लोग सब बैठे हुए हैं, वैसे किसी को भी कहीं पे सेट नहीं किया गया जी। यही तो हमारा इस वक्त परेशानी हमें है कि हम लोग अपने टाइम पे भी नहीं कर सके। मैडम, रोजी रोटी का मामला भी है, प्रोड्यूसर साहब ने ब्रेक लेनी है। प्रोड्यूसर साहब, मैं आपको वो नहीं कर सकता, नजरअंदाज नहीं कर सकता, मैंने प्रोग्राम भी करना है, ले ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में पॉलिटिकल और इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम की बात की, लेकिन एक और बदकिस्मती और एक अलमिया, उसका जिक्र करना भी यहाँ ज़रूरी है। हमारे सियासतदान सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं, क्योंकि अरसे दराज से बज़ाहिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक पोलियो ज़दा पॉलिटिक्स, जिसे पोलियो माइलाइटिस पॉलिटिक्स का मैंने नाम दिया है, कि जो जगह जगह से पैरालाइज्ड नज़र आ रही है। लोगों को इस वक्त उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है, इस वक्त उनको रिलीफ की ज़रूरत है, इस वक्त हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत का ही ठेका है, अपोजिशन जो है उसने इन मुतासरीन के पास जाना भी नहीं है। ये सब की सब रियासत की जिम्मेदारी है, और ये सब का सब जो है वो रियासत नहीं करना है। मैंने पहले कहा कि मुखय्यर हजरात कहाँ हैं, सोशल एक्टिविस्ट कहाँ हैं, अपोजिशन को भी तो आखिर मैंडेट मिला है। यही लोग जो आज सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं, यही लाइनों में खड़े होकर और ये कड़कती धूप और झुलसते बदन के साथ आपको वोट देकर आपको मुंतखब करके पार्लियामेंट भेजा, आपने उठा के रिजाइन कर दिया और उसने कहा जी नहीं चाहिए। आज उनकी आवाज़ उठाने वाला पार्लियामेंट में कोई नहीं है। हमारे साथ मेहर साहबजाद साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल मैट। बहुत शुक्रिया मेहर साहबजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मेहर साहब। एक तो वो इंसानी अलमिया, कुदरती आफात, ये तमाम चीज़ें एक तरफ हैं, बहैसियत एक इंसान भी, क्योंकि मैं आपको पॉलिटिकल साइड पर नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन बहैसियत एक इंसान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार, डेफिनेटली हमें अपने भाइयों के लिए बहुत दुख होता है
तकलीफ होनी भी चाहिए, हम पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ओवरऑल जो इस वक्त सूरत हाल है 24 आवर्स में हमने देखा राजनपुर, डेरा गाजी खान, तौसा, कश्मोर तक तबाही हमने देखी, बलूचिस्तान में बेला उसके पुल बह गए, जोब से लेकर शेरानी तक की जो सूरत हाल थी वो हमने देखी। जनूबी पंजाब इस वक्त शदीद बारिशों और सैलाब की जद में, खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला माजी का फाटा इस वक्त तबाही के दयाने पे पहुंच चुका है। सर ये मजीद कितनी बारिशें होनी है और आप क्या समझते हैं किस तरह की तदाबीर इख्तियार करनी होंगी? जी बिल्कुल, जो सूरत हाल है वो तो इंतहाई, यानी अगर हम फिक्र बताएं ना तो अब देखा जाए तो जो आज की फिक्र है, पडीदन एक शहर है, वहां पे 1500 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ओह माय गॉड, ये जरा दोबारा बताइएगा सर अपना 1500 महर साहब, ये डिस्ट्रिक्ट जरा दोबारा बताइएगा, ये तो चौंका देने वाली बात है। पडीदन है, पडीदन एक जगह है नवाबशाह के नवाई, ये वही तो नहीं है सर जिधर ये पिछले कुछ दिनों पहले 600 मिलीमीटर बारिश हुई थी एक ही दिन में? 600 मिलीमीटर 2 दिन में हुई थी बारिश, 2 दिन में हुई थी, लेकिन पूरे सीजन में 1500 क्रॉस कर गई है बारिश वहां पे, यानी आज भी वहां पे बारिश है। उसके अलावा देखा जाए तो सिंध में या हमारे जनूबी पंजाब जो है, बलोचिस्तान के कुछ इलाके तो खैर काफी ज्यादा इफेक्टेड है। बहरहाल ये स्पेल लग रहा है कि जी ये अगले 36 घंटे या 48 घंटे तक रहने के बाद उम्मीद है कि जी अल्लाह ताला करम करेगा, को थोड़ी सी ब्रेक आने का इम्कान है, जिससे वक्ती तौर पे थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, लेकिन मॉनसून अभी बाकी है। यानी आप कह लें कि सितंबर में भी कोई बारिशों के इम्कानात है, लेकिन अल्लाह करे कि अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि जी शायद इस शिद्दत के ना हो। अच्छा साहबजाद साहब, ये बताइएगा कि ये क्लाइमेट चेंज का क्या इस पे इम्पैक्ट हुआ है? बलूचिस्तान के 2 नवाई इलाके हैं, शारक कोई खलीफत उसे कहते हैं और ज़ियारत का इलाका भी उसमें शामिल है, जहां पे बर्फबारी हुई है, यानी अनबिलीवेबल कि ये मैं खुद जानता हूं एरियाज को, मैं जाता रहा हूं, कोई खलीफत पर इस मूनसून में बर्फबारी, मतलब हाउ पॉसिबल? ये तो हमें एक खतरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। देखें, ये तो आपने बताया ना कि जी बलूचिस्तान में तो जून के महीने में जो बारिशें हुई थी उन दिनों में हमारे बाबूसर टॉप के ऊपर बारिश, ये स्नोफॉल हुई थी, 2-2 फुट हुई थी, और वहां पे टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था। तो ये क्लाइमेट चेंज जो इफेक्ट तो कर रहा है, उसका इफेक्ट तो काफी है। अब देखें ना, एकदम हीट वेव, टेम्परेचर 51 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मार्च के महीने में 40 से ज्यादा टेम्परेचर हो जाना, तो ये चेंज तो है, काफी ज्यादा है। इसके लिए हमें फिक्र करने की जरूरत तो है। और एकदम जब बारिशें आई हैं तो फिर वो देख लें कि जी वो भी, मेरा ख्याल है ये बारिशें रिकॉर्ड बारिशें हैं, ये इतनी मेरा ख्याल है कोई हिस्ट्री में जो है वो रिकॉर्ड नहीं की गई होंगी। तो बहरहाल अब अल्लाह ताला से दुआ करने की जरूरत भी है कि हम लोग जो है अल्लाह ताला से अपना जो भी है माफी मांगे। बहरहाल इतना पानी ज्यादा हो चुका है कि अब भी बलूचिस्तान में भी और जो हमारे जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहां पे अभी भी वहोवा में एक्सेप्शनली हाई फ्लड जो है उस नाले में पानी बह रहा है। अच्छा, तो मेहर साहबजाद साहब कोई स्पेसिफाई करें, कोई एरिया स्पेसिफिक बताएं जहां पे ज्यादा अलर्ट किया जा सके, लोगों को ज्यादा खतरा हो, और कोई स्पेसिफिक एरिया जिसमें तवक्को से ज्यादा बारिशों के इम्कानात हों। इस वक्त तो पूरा सिंध जो है वो इफेक्ट हो रहा है, बलूचिस्तान का ईस्टर्न पार्ट जो है वो इफेक्ट हो रहा है, और जनूबी पंजाब का जो है हमारे डेरा गाजी खान, तौसा, ऊपर बखर, और फिर KPK का जो है डेरा इस्माइल खान, इन इलाकों में अगले जो है 1-2 दिन जो है यहाँ पे बारिश ज्यादा होने का इम्कान है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर साहबजाद साहब, DG MET हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से और जो रेनफॉल है उसकी प्रिडिक्शन थी इनकी, और ये बता रहे थे कि 1500 मिलीमीटर बारिश पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये एक ब्रेक लेते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, और उसके बाद हम आएंगे कमर दिलशाद साहब से, इस इंसानी अलमे पे भी ज़रूर बात करेंगे। गो कि वो एक माहिर कानून है और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक को भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे बहसियत इंसान आज हम कहाँ खड़े हैं, क्यों हम इन मुखय्यर हजरात आज सामने नहीं आ रहे, क्यों हम इनको बेयारो मददगार छोड़ चुके हैं इन लोगों को। ये सच एक तल्ख हकीकत है
कि हमने इनके लिए गैर मामूली फैसले नहीं किए। जितने गैर मामूली हालात के इस वक्त मुतासरीन सामना कर रहे हैं, इस तरह गैर मामूली फैसले नज़र नहीं आ रहे। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद को न पहुँचे मुखय्यर हज़रात, और इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, हर आंख अश्कबार होनी चाहिए, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। सियासतदान, और फिर जब हम सियासत की बात करते हैं तो फिर एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है, और ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब इक़्तिदार के ऐवानों से सवाल किया जाए, तो कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं होता। वरना इंतखाबात से कबल और अपोजिशन में सियासत के सीने में दिल भी होता है, लड्डू भी फूटते हैं, मिठाइयाँ भी होती हैं, जादू की छड़ी भी होती है, क्योंकि वोट लेना होता है। और जब वोट ले लिया जाता है तो फिर कहते हैं जी थोड़ा सब्र करें जी, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। कंवर दिलशाद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये तमाम तर मामलात कानूनी, इसके पहलू, उस पर हमने आपसे बात कर ली। इंसानी अलमिया है, कुदरती आफात बता के नहीं आती, इसमें ना कोई वज़ीर आज़म, ना कोई रियासत गुनाहगार है, ना कसूरवार है, ये बात सब समझ में आती है। लेकिन इस कुदरती आफत के बाद बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, बहैसियत स्टेट, बहैसियत स्टेक होल्डर, हमारे क्या फ़राइज़ हैं और क्यों हम इससे गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है, ठीक है आफात अल्लाह की तरफ से हुआ है, आजमाइश अल्लाह की तरफ से आई है, लेकिन हमारी रियासत जिम्मेदार, रियासत के इदारे हैं, बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जिनके बजट में उस पर कायदा फंडिंग हो चुकी है, उनके पास पैसा मौजूद है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। महकमा मौसमियात तकरीबन 3 महीने से बार बार अलार्मिंग पोजीशन दे रहा था कि बारिशें होनी है, आफात आ रही है, सैलाब आने हैं, तो जो हमारे इदारे हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। बाकी रह गया मुखय्यर हजरात का, आपने रास्ते मदीना का बार बार जिक्र किया है, चले मैं भी उसका जिक्र कर देता हूँ। जब जंग यरमौक हुई, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा की तरफ कहा आप पैसा चंदा दे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो उनके राइट हैंड थे, उन्होंने सारा घर का माल जो था वो पेश कर दिया। जब आपने पूछा कि घर में कुछ छोड़ के आए हो, कहते अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उनके रसूल को छोड़ाए। तो अब ये हमारे जो कौमी असम्बली के मेहमान हैं, इनके इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में देखे हैं, सब 50 करोड़ से लेकर 1 अरब, बाद के 5 अरब, किसी के 7 अरब, किसी के 10 अरब, उनके बाकायदा असासे हैं। तो उन्होंने तो कोई चंदा नहीं दिया। इसी तरह जो हमारे बड़े बड़े लीडरान हैं, वज़ीर आज़म से लेकर इमरान खान तक अरबपति लोग हैं, इन्होंने तो कोई चंदा नहीं दिया। इसीलिए जो आप फरमा रहे हैं कि ये मुखय्यर हजरात ने चंदा नहीं दिया, मुखय्यर हजरात को सियासी पार्टी को चंदा दे दे थक चुके हैं। तमाम सियासी जमातों को चंदा देते हैं। अब ये वक्त आया सैलाब का, तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जो हमारी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेटर और हुक्मरान जमातों के जो असासे इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक अरबोपति हैं, तो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं उसमें से पैसा दिया सैलाब ज़दगान के लिए? उनकी भी तो आईनी और कानूनी इखलाकी जिम्मेदारी है। आईनी कानून तो नहीं है, इखलाकी जिम्मेदारी तो है, इस्लामी रूप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वो तो खामोश बैठे हुए हैं, वो तो जलसे कर रहे हैं, मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं उधर कर रहा हूँ। शहबाज गिल का चक्कर बैठ के 6 दिन ज़ाया कर दिए। शहबाज गिल का एक आम ऑर्डनरी आदमी पेरोल पे 1.5-2 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है उसको, इमरान खान को बनी गालत है, तो उसको क्या इसके लिए इतना कौमी इशू बना दिया कि सारी कौम की तवज्जो उधर ही चली गई। तो मैं तो ये हैरान था, इतना मुल्क में सैलाब आ रहा है, इनको वो शहबाज गिल याद आ रहा है। तो इसलिए मैं ये करती, हमारी सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर ज़ाब्ते इखलाक छोड़े, इखलाकी तौर पर जो है हमारे जो अरबपति जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने क्या खिदमत सरफ है। अगर वो पैसा लेकर बाहर आ जाते तो गरीब आदमी भी, आम आदमी भी, मैं भी, मतवसत सब लोग जो थे वो आप अपने घरों के पैसे लेकर वहाँ पहुँच जाते बैंकों में। लेकिन कहीं से इसलिए आवाज़ नहीं आई। पहली दफ़ा रियासत नाकाम हुई है ये पैसा इकट्ठा करने में। जब भी कभी सैलाब आया, आज़ाद कश्मीर ज़लज़ला आया, अरबों रुपया लोगों ने बहा दिया पैसा पानी की तरह, ट्रकों पे ट्रक चल पड़े पाए उनके खुराक लेकर। अब कोई नजर नहीं आ रहा, तो लोग तंग आ गए इन सियासतदारों से भी, इनका अरबपति हैं, इन्होंने तो कोई पैसा नहीं निकाला। तो ये इनकी भी इखलाकी जिम्मेदारी है। मैं आपने जो बात की है, ये आपकी जानिब से एक तवज्जो दिलाओ नोटिस के तहत इसको मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। रुखसाना नवीद साहिबा, बात बिल्कुल ठीक है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, उनकी जान और माल का। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक, ख़ास तक उनके जो इरशादात और फरमुदात हैं, आप लोग तो रियासत मदीना की भी बात करते हैं। ये बताएं कि अगर हज़ारा बिरादरी मैयतें लेकर बैठी हों तो खान साहब कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, मैं क्यों ब्लैक मेल हूँ। आपकी बल्किस ईदी का जनाजा पड़ा जा रहा होता है, तदफीन होती है, खान साहब कराची में जलसा करते हैं। दुआ करना तो दूर की बात, बाकी तो छोड़ें, अपने जलसे में एक रत्ती बराबर जिनसे आप लोग डोनेशन लेते रहें
उनके लिए एक उनके मुंह से जुमला नहीं निकला। अगर आपको कोयटा के किसी हलके में इंतखाबी मुहिम चलानी हो तो खान साहब अपने आओ लश्कर के साथ वहां पहुंच जाएंगे। क्या ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, या इस वक्त बहैसियत एक लीडर, जिनको आप कहती हैं कि इस टाइम एक अजीम लीडर है, उम्मा के लीडर, वो उम्मा बाद में जाएं, वो पहले बलूचिस्तान के लोगों के जाके जख्मों पर तुम मरहम पट्टी रखें। हेलीकॉप्टर भी आप लोगों के पास होते हैं, सब कुछ होता है, आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। बिल्कुल जी, जिम्मेदारी है और कर भी रहे हैं। ये तो मीडिया इस तरफ चला हुआ है कि कोई दिखाने के लिए इस वक्त आप दें, हम ही कंटेंट दें, हम दिखाते ना, आप शहबाज़ पॉलिटिक्स पे चल रहे हैं। वहां तो बलूचिस्तान में हमारे लोग पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद के कंटेनर्स वहां पे ड्राई राशन के पहुंचे हुए हैं, हम उसमें हिस्से सब डाल रहे हैं। ये इनसे कहें ना नवाज शरीफ साहब से, एक अपना वहां पे घर बेचें एवन फील्ड का और ला के यहाँ इस वक्त ना उन्होंने अपना घर बेचने, ना आप लोगों ने बनीगाला की जमीन बेचनी है, और ना ही आप लोगों ने वो बनीगाला की जमीन बेचने से कुछ नहीं होने वाला। मैं बताता हूँ मैडम, 1.5 करोड़ रुपए कनाल है वो। नहीं देखें, इस वक्त हालात बने हुए हैं, ये वजह यही बनी हुई है कि इनको कोई पैसे देने के लिए राजी नहीं है। जितना भी पैसा मिलता है इनको, ये कहाँ चला जाता है, कोई इस्तेमाल होता है किसी के ऊपर? अभी तक कच्चे घर लेके वहां बैठे हुए हैं लोग।